हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंडिया एंड टर्की रिलेशन. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन बोथ नेशन, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस बोथ द नेशन इन देयर ओन रीजन. अगर मैं टर्की की बात करूं तो भाई मिडिल ईस्ट रीजन का एक इंपॉर्टेंट नेशन है, और हिस्टोरिकली भी अगर हम देखेंगे, टर्की का इतिहास जानेंगे तो हमें ये अंदाजा मिलता है कि क्या सिग्निफिकेंस टर्की अंपायर की रही है. ठीक है ना, जिसे हम ऑटोमन अंपायर के नाम से भी जानते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई पूरे साउथ एशिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट या लीडिंग नेशन है तो ऑफ कोर्स इंडिया ही है. तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग द रिलेशन बिटवीन बोथ नेशन, so we can see that in last 2 decades the relation between both nations have degraded a lot, and the main reason behind is basically the pan-Islamic approach of Turkey, जिसे भारत सपोर्ट नहीं करता है. इसके अलावा भी दोनों देशों की जो फॉरेन पॉलिसी है ग्लोबल ऑर्डर में, उनमें भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. तो इसी कंटेक्स्ट में जानेंगे कि भाई कैसे किन किन एरियाज में इंडिया एंड टर्की कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं दोनों देशों के बीच में, ठीक है जी, एंड हाउ टू टैकल दीज चैलेंजेस. सो चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे आज का टॉपिक. लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा वीकली शेड्यूल है उसके बारे में. सो 10 डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन सेशन हमारा 10:15 बजे रहता है, इसे आप जरूर फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा मेंस करंट अफेयर सेशंस है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एचपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है ना, कैसे मेंस में जो है डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा डेली करंट अफेयर सेशन 6:15 बजे हमारा रहता है, इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे भी आप जरूर फॉलो करें. एचपी पटवारी एग्जाम से रिलेटेड हमारे सेशंस हैं. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम तो इन सेशंस को भी आप जरूर फॉलो कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे शॉर्ट्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं बहुत ज्यादा, जिसमें दिस शॉर्ट्स आर क्रिएटेड बाय टीचर्स, जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करी जाती है, या मोटिवेशनल वीडियो जो है वो भी आप देख सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ अ फ्यू इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब व्हिच यू कैन बी फॉलोड. चलें स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे आज का सेशन. सो अभी रिसेंटली क्या है, इंडिया ने बेसिकली इंडिया और टर्की के बीच जो रिलेशंस हैं उनको अपग्रेड करने की बात करी है. ऑफ कोर्स नॉट ऑन द कोस्ट ऑफ पैन इस्लामिक अप्रोच ऑफ टर्की, लेकिन लगातार जो दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो रहे हैं उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है. क्योंकि अगर हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन में जो राष्ट्रहित है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. तो टर्की हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इफ वी कैन मेक गुड रिलेशन विद टर्की. ऑलराइट, स्पेशली इफ वी वांट टू एनहांस आवर रिलेशन इन द मिडिल ईस्टर्न रीजन. सो अब जानेंगे कि भाई कैसे संबंध है दोनों देशों के, किन किन एरिया में कोऑपरेशन है. तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम टर्की, स्पेशली इन मार्बल, टेक्सटाइल, आयरन, गोल्ड, स्टील, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, इन सभी में जो है इंडिया इंपोर्ट करता है टर्की से. एक्सपोर्ट की बात करें तो राइस, यार्न, पार्ट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, कॉटन, ट्रैक्टर, एंटीबायोटिक्स, ये सभी जो है एक्सपोर्ट टर्की को इंडिया करता है. ठीक है जी. और अगर टर्की का एक्सपोर्ट इंडिया के साथ देखें तो 1.2 बिलियन है, और अगर हम शिपयार्ड डील्स की बात करें तो इट इज अराउंड 2.3 बिलियन की हमारी डील्स हैं, शिपयार्ड डील्स हैं. तो इंक्रीज हुए हैं, स्पेशली इकोनॉमिक रिलेशंस हुए हैं. देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में वेदर वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या बॉर्डर इश्यूज पे अलग हो सकते हैं, किसी देश के लिए ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट जब होता है तो देश कॉम्प्रोमाइज करते हैं. तो ऐसा ही हम यहां पर भी देख सकते हैं कि ये नहीं है कि ट्रेड हम टर्की के साथ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन हम और बेहतर कैसे रिलेशंस को कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. तो दीज आर सम ऑफ द एरिया जहां दोनों देशों के बीच ट्रेड कॉमर्स है, इतना परसेंट है, और इन एरिया में बेसिकली हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट टर्की के साथ कर रहे हैं. अब जरा एक्सपेंशन ऑफ टर्कीज इन्फ्लुएंस की बात करेंगे. देखिए टर्की का इतिहास अगर हम बात करते हैं, ऑटोमन अंपायर का नाम हमारे सामने आता है. ऑटोमन अंपायर अगर 1920 से पहले की बात करेंगे तो विश्व का सबसे पावरफुल अंपायर, स्पेशली आफ्टर द मंगोलियन डायनेस्टी, चंगेज खान के अंपायर के बाद कोई सबसे मजबूत अंपायर रहा है वो ऑटोमन अंपायर ही रहा, और बहुत लंबे समय तक एग्जिस्टेंस में रहा. ठीक है जी. बट जब आपका 1920 में कमजोर हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं हमें उसके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लहर भारत में भी देखने को मिली थी, खिलाफत मूवमेंट के तौर पे. मतलब वी वर सपोर्टिंग द ऑटोमन एम्पायर इन दैट टाइम, है ना. सो भारत हमेशा से ही जो है टर्की को सपोर्ट करता रहा है. 1888 में पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं, कल्चरल रेवोल्यूशंस हुआ है ना, लेकिन रिलेशंस में खटास बनने तब शुरू हुई जब बेसिकली टर्की में पैन इस्लामिक अप्रोच को बढ़ावा मिलने लगा.
ठीक है ना। लास्ट 2 डिकेड्स में देखेंगे तो बड़ी तेजी से पैन इस्लामिक जो मूवमेंट, पैन इस्लामिक मूवमेंट का सिंपल मतलब है कि जो एक अप्रोच, एक रिजिड अप्रोच है इस्लामिक नेशंस की, दे शैल बी एक ग्लोबल इस्लामिक वर्ल्ड होना चाहिए, सभी जो इस्लामिक नेशंस हैं उनमें यूनिटी रहनी चाहिए, नॉन इस्लामिक नेशंस के साथ बहुत ज्यादा रिलेशंस बनाने की आवश्यकता नहीं है, वी कुड पुट प्रेशर ओवर देम, है ना, चाहे हार्ड पॉलिसी या सॉफ्ट पॉलिसी का इस्तेमाल करना पड़े। तो इस आइडियोलॉजी को भारत सपोर्ट नहीं करता और तब से ही संबंध जो है हमारे खराब हुए। एक समय था पैन इस्लामिक मूवमेंट की सपोर्ट से पहले एक लिबरल देश टर्की माना जाता था, ठीक है ना। और अगर हम कल्चर की बात करें तो एक बहुत ही रिच कल्चर जो है टर्की का रहा है, लेकिन धीरे धीरे कल्चर एंड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन यहां पे हमें देखने को मिलता है। थ्रू दिस मैप यू कैन अंडरस्टैंड ये जो रीजन है आपका, ठीक है जी, टर्की एम्पायर आप देख सकते हैं, ये पूरा एक समय में जो पूरा था टर्की एम्पायर फैला हुआ था, धीरे धीरे सुकड़ के इस पूरे रीजन में ही रह गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक मेन बोन ऑफ कंटेंशन अब बन गया है दोनों देशों के बीच में। नाउ इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ टर्की, कैसे टर्की का जो प्रभाव है बढ़ रहा है इस पूरे रीजन में, उसे समझते हैं। ये आप मैप पे देख सकते हैं। सबसे पहले टर्की लोकेट कहां करता है, पहला पॉइंट है आपका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। तो टर्की का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है आपका पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन में, ना सिर्फ मिडिल ईस्टर्न में, सेंट्रल एशिया नेशन में भी जो है बहुत तेजी से टर्की एक्सपेंड कर रहा है। नाउ तकरीबन 5000 ऐसी कंपनीज है टर्की की जो आपकी सेंट्रल एशिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, और अराउंड 10 बिलियन के आसपास जो है ट्रेड, इकोनॉमिक ट्रेड जो है वो टर्की सेंट्रल एशिया के साथ कर रहा है। अगर आप इस पूरे रीजन में देखें तो बाल्टिक सी, मेडिटेरियन सी के साथ भी कनेक्ट करता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्की यहां पे बन जाता है। इसी के साथ जो है यहाँ पे जो इस्लामिक वर्ल्ड है उनमें यूनिटी भी बनाने की बात कर रहा है, उनके साथ भी ट्रेड रिलेशंस को अपने एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं भाई इकोनॉमिकली यहां पर इस पूरे रीजन में टर्की बड़ी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है ना। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को समझते हैं। देखिए सबसे पहले जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को समझना है, आपको मैप में लोकेशन समझनी पड़ेगी। टर्की का लोकेशन देखिए जियोपॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दो तरफ सी है, एक तरफ ब्लैक सी आता है, एक तरफ मेडिटेरियन सी आता है। इन पूरे देशों का जो ट्रेड है यहां से ही होता है, ठीक है ना। टर्की यहां पर एक लीडिंग नेशन है, आल्सो मेक अ कनेक्शन बिटवीन यूरोपियन नेशंस एंड जो आपका यहाँ के सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, ठीक है ना, या साउथ एशियन नेशंस हैं। तो टर्की यहां पर एक मेजर देश बन जाता है। तो अगर टर्की के साथ रिलेशंस में कोई दिक्कत रहेगी किसी देश की, तो फर्दर उनको जो है प्रॉब्लम्स रहेंगी। ऑलराइट, सो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक मेजर रोल प्ले कर रहा है टर्की। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि भाई टर्की जो है वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का एग्जांपल ले सकते हैं कि हार्ट ऑफ एशिया का कॉन्फ्रेंस भी जो है टर्की में ही पिछले कुछ साल पहले, आई थिंक 2000 या 2021 में बेसिकली जो है का जो समिट है ये इस्तांबुल में हुआ था, है ना। इसके अलावा टर्की ऑफर्स चांस फॉर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। सेंट्रल एशियन नेशंस की बात करें तो ये रशिया और आपके मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशिया इसे ओवर पार करता है सेंट्रल एशिया रीजन को, और इकोनॉमिकली देखें तो पूरी तरह से अपनी पकड़ को यहाँ पे चाइना मजबूत किया है। तो यहाँ पर एक इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का मौका सेंट्रल एशियन नेशंस को कौन प्रोवाइड कर रहा है, टर्की। आप टर्की के माध्यम से जो है फर्दर इन सभी देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, है ना। या इवन बहुत से जो मिडिल आपके नेशंस हैं, सेंट्रल एशियन सॉरी मिडिल ईस्टर्न नेशंस हैं, उनके लिए भी जो है एक सपोर्टेड रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। तो कह सकते हैं भाई जियोपॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस टर्की की इस पूरे रीजन में। नाउ द एम्बिशियस टर्की, तो जैसा मैंने कहा सबसे बड़ी एम्बिशन टर्की की क्या है, पूरे मिडिल ईस्ट पे, पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक वर्ल्ड का वो लीडर बने, है ना। मेन जो उनके सामने चैलेंज है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया भी जो है इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर है, कल्चरली खुद को टर्की ज्यादा रिच मानता है और दोनों ही देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो ये सबसे बड़ा एम्बिशन इनका है इस पूरे रीजन में। इसके अलावा नाटो की सदस्यता ली हुई है। देखिए नाटो की सदस्यता ली हुई है आपके टर्की ने यहां पे, बट एट द सेम टाइम मेक गुड रिलेशन विद रशिया। ऐसा नहीं है रशिया के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं, हैव गुड रिलेशन विद रशिया। इसके अलावा चाइना के साथ भी इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस करे हुए हैं टर्की ने। हालांकि जो इग्वेर मुस्लिम्स पर एट्रोसिटीज चाइना करता है उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो आप देखिए कि नेशनल इंटरेस्ट को अपने सेव करने के लिए जो इंटरनेशनली देश हैं वहां पर वो क्या है, समझौता कर रहा है। एक तरफ आप पैन इस्लामिज्म की बात कर रहे हैं ना, कि भाई कोई भी ऐसा देश जो इस्लामिक
लोगों पर या इस्लामिक देशों पर किसी भी प्रकार की एट्रोसिटीज कर रहा है उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ इक्वल मुस्लिम्स को आप सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को कंटिन्यू करे हुए हैं। सेम इन द केस विद रशिया, है ना। तो सेम ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें हल निकालना टर्की को जरूरी है। तो और बहुत कह लीजिए कि डिप्लोमेटिकली हैंडल टर्की अभी तक इसे कर रहा है। इसके अलावा देखिए इजराइल इज मेजर बोन ऑफ कंटेंशन फॉर ऑल मिडिल ईस्टर्न नेशन। जितने भी अरेबियन नेशंस हैं वो इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट ही रहे हैं। बावजूद इसके टर्की हैव मेंटेन्ड अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल। ठीक है जी। तो इट शोज कि हाउ डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में टर्की मैनेज कर रहा है अपने संबंधों को और कितनी तेजी से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ना सिर्फ अरेबियन वर्ल्ड में बट रेस्ट ऑफ नेशंस के साथ भी, चाहे सेंट्रल एशिया है, रशिया है, आपका चाइना है, ठीक है ना, या इजराइल है, सभी के साथ अपने रिलेशंस को बेटर कर रहा है। क्योंकि वो जानता है अगर आपको लीडर का रोल प्ले करना है मिडिल ईस्टर्न रीजन में, सो यू कैन नॉट रिलाई जस्ट ऑन द कि जो आपके सिर्फ मिडिल ईस्टर्न नेशंस हैं, आपको सभी के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना होगा। ठीक है ना। तो रिजिडिटी के साथ जो है एक कह लीजिए लिबरल अप्रोच को भी अब जो है फॉलो यहां पे हमें करता हुआ टर्की दिख रहा है। इसके अलावा टर्कीज आर्म्ड पावर, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट का। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट पावर के माध्यम से डिप्लोमेटिक तरीके से ही अपने रिलेशंस को फर्दर टर्की बिल्ड कर रहा है। यहां पर जो है हार्ड पावर पॉलिसी का भी इस्तेमाल करता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है ना। जैसे नोगरोन करबा रीजन है, जो नोगरोन करबा रीजन है जिसकी वजह से आर्मेनिया अजरबैजान का जो डिस्प्यूट है, ठीक है ना, इसमें बेसिकली अजरबैजान को सपोर्ट यहां पे करता हुआ हमें दिख रहा है टर्की, बिकॉज आर्मेनिया इज बेसिकली अ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाला देश है, अजरबैजान जो है इस्लामिक नेशन है। ठीक है ना। तो यहां पर भी हमें जो है किस प्रकार से अपनी आर्म्ड पावर का प्रदर्शन कर रहा है टर्की, वो भी देखने को हमें यहां पे मिलता है। और फर्दर हम बात करते हैं भाई कॉजेज ऑफ एक्सपेंडिंग टर्की इन्फ्लुएंस। क्या मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से बड़ी तेजी से जो है आपका इन्फ्लुएंस बड़ा है टर्की का पिछले लास्ट 2 डिकेड में, तो बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस करा है। सबसे पहला है कि बहुत सही तरीके से, बहुत इफेक्टिवली जो है अपनी सॉफ्ट पावर का यहां पे टर्की ने इस्तेमाल करा है। अपनी एजुकेशन, अपने कल्चर, अपने रिलीजन को कैसे अपने देश के साथ कनेक्ट करके, अपनी सभ्यता को, सिविलाइजेशन को कनेक्ट करके प्रमोट टर्की ने यहां पे किया है ना। बहुत से ऐसे टीवी सीरियल्स हैं जो आज पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। टर्की का जो लिटरेचर है पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। तो कल्चर, एजुकेशन, ये सभी जो चीजें हैं अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल प्रॉपर्ली यहां पे कर रहा है। दूसरी तरफ हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉफ्ट पावर का ही इस्तेमाल कर रहा है, अपनी हार्ड पावर का भी प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर रहा है। नाटो की मेंबरशिप इसका हमारे सामने एग्जाम्पल है। अजरबैजान आर्मेनिया डिस्प्यूट हमारे सामने एग्जाम्पल है ना। या कॉमर्शियली भी देखें तो जैसे ब्लैक सी और आपके मेडिटेरियन सी में जो भी सी शोर रीजन है कवर करते हैं, वहां पे अपनी होल्ड को बहुत स्ट्रेंथन करा हुआ है टर्की ने। ठीक है जी। विच शोज दैट कि एक बैलेंस ऑफ पावर जो बनानी होती है फॉरेन पॉलिसी में, उसे बखूबी मेंटेन रखा हुआ है। एंड यही एक कारण है टर्की का एक्सपेंड पिछले बहुत कुछ सालों में बड़ी तेजी से हुआ है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में कि भाई क्या चैलेंजेस हैं टर्की और इंडिया के बीच में। जैसा मैंने कहा, जो पैन इस्लामिक अप्रोच है उसे भारत बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम रिलेशंस की बात करें, है ना, कोल्ड वॉर पीरियड से पहले की, सो सेकुलर आइडिया था। इंडिया इज अ सेकुलर नेशन, हालांकि इंडिपेंडेंट नहीं था, सेकुलर आइडिया को हम अप्रोच कर रहे थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी सेकुलरिज्म दोनों देशों के बीच जो है एक कह लीजिए स्ट्रॉन्ग होल्ड का बेस रखता था, संबंधों को बेहतर कर सकता था। लेकिन जैसे ही पैन इस्लामिक मूवमेंट जो था बड़ी तेजी से यहाँ पे बढ़ता है टर्की में, ठीक है ना, जिसे वो और बढ़ाना चाहता है सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्टर्न नेशंस में, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे दोनों देशों के बीच में। अगर हम बात करें मेजर जो हर्डल्स हैं, पहला है आपका अफगानिस्तान, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन अफगानिस्तान। नाउ तालिबान की गवर्नमेंट आई है यहाँ पे एंड तालिबान हैव अ गुड रिलेशन विद टर्की। ठीक है जी। तो एक यहां पर हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है टर्की के रूप में। डिफरेंट ग्लोबल ओपिनियंस हमें देखने को मिल रहे हैं। सेकंड है सेंट्रल एशिया, जहां इंडिया भी अपने रिलेशंस को सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ बेटर कर किया है पिछले कुछ सालों में। ठीक है जी। और सेंट्रल एशिया वो भले ही इस्लामिक नेशंस हैं बट लिबरल थोड़ी अप्रोच रखते हैं। पैन इस्लामिक जैसी अप्रोच को बहुत ज्यादा तवज्जो सेंट्रल एशिया में मिलता नहीं है। But despite the fact Turkey rapidly increasing this idea in the Central Asian region,
रेडिकल अप्रोच को बढ़ावा दे रहा है, और यही एक कारण है पिछले कुछ सालों में हमें डिफरेंट रीजन्स में जो है डिस्प्यूट्स भी देखने को मिले हैं सेंट्रल एशिया में, चाहे अनरेस्ट इन कजाकिस्तान की हम बात करें जी, ठीक है ना, या किर्गिस्तान तजाकिस्तान डिस्प्यूट की बात करें, तो ये पैन इस्लामिक का ही कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा वेस्ट एशिया, भारत का वेस्ट एशिया में भी इंटरेस्ट है ना, वी हैव अ गुड रिलेशन विद द, देखिए दो पावर ब्लॉक बने हुए हैं वेस्ट एशिया में, एक तो है आपका टर्की पावर ब्लॉक, दूसरा है सऊदी अरेबिया। जो देश सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हैं उसमें ईरान, ओमान जैसे देश हैं, और इन सभी के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं टर्की के साथ यहाँ पे डिफरेंट ऑफ जो एक कह लीजिए एक संबंधों में एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बिकॉज वी आर सपोर्टिंग द सऊदी अरेबिया पावर ब्लॉक मोर देन टर्की। तो कटेल यहां पर भी जो है चैलेंज की होते हैं रिलेशंस में खराब करने के। इसके अलावा डिफरेंस अप्रोच इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी दोनों ही देशों का जो है डिफरेंट ऑफ ओपिनियन रहा है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया जो है पैन इस्लामिक अप्रोच को नहीं फॉलो करता है, ठीक है जी, या हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अपनी सॉफ्ट और हार्ड पावर को इफेक्टिवली यहां पर इस्तेमाल अभी तक टर्की कर पाया, भारत शायद अपने रीजन में नहीं कर पाया है। गोल्स भी दोनों देशों के डिफरेंस है ना, हमारा यहाँ पे रिलीजियस गोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं टर्की का रिलीजियस कल्चरल गोल है ना, उसको लीडर ही रिलीजियस फॉर्म में आगे बढ़ के बनना है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, दोनों ही देशों की फॉरेन पॉलिसी या गोल्स में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंक्रीजिंग बायलैटरल टाइज विद पाकिस्तान, नाउ वी हैव सीन दैट ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर एंड जो है यहां पर जो टर्की है ये सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, और लगातार बायलैटरल टाइज को आपने मजबूत करा है पाकिस्तान के साथ, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान चाइना जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को आप बेहतर करेंगे, वो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं रिलेशंस में भारत के साथ जो है कभी बेहतरी नहीं हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कश्मीर का इशू है उसमें, उस पर भी यूनाइटेड नेशंस तक जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी यूएनजीए का जो सेशन होता है वहां पर भी टर्की ने सपोर्ट करा है पाकिस्तान को। तो ऑफ कोर्स इट विल कर्टेल रिलेशंस, जो संबंध हमारे बेहतर हो रहे हैं डिफरेंट रीजन्स में, उसमें खटास आएगी, है ना। ना बोथ नेशन नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ आवर, समय की मांग क्या है ये भी समझना जरूरी है टर्की को, कि भाई इंडिया में भी एक ह्यूज अमाउंट पॉपुलेशन है वो इस्लाम धर्म को मानती है, लिबरल आइडियोलॉजी जरूर है, सेकुलर नेशन जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संख्या पॉपुलेशन यहाँ पर है। और अगर आपको बेहतर करने हैं रिलेशन, आपको एक्सपेंड करना है इस पूरे रीजन में, तो भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, है ना। तो आपको संबंध बेहतर करने ही पड़ेंगे, आपको रिजिड जो अप्रोच है आपकी उसे खत्म करना ही पड़ेगा, अदरवाइज समस्या रहेगी, ठीक है जी। सो दीज आर अ काइंड ऑफ थिंग व्हिच बोथ नेशंस नीड टू कीप इन माइंड। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लगातार कोशिश कर रही है कि संबंधों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।